हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी एनालाइजर। तो आज हम 8 जनवरी का इंडियन एक्सप्रेस डिस्कस करेंगे। इफ़ यू आर लाइकिंग दिस एनालिसिस देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। यहाँ पर फर्स्ट न्यूज़ है, एंडिंग द स्टेलमेट ओवर नीट पीजी एंड नीट यूजी एडमिशंस टू मेडिकल कॉलेजेस। सुप्रीम कोर्ट ने इंटरिम ऑर्डर में क्लैरिफाई कर दिया है कि इस साल की काउंसलिंग यहाँ पर जुलाई 29 के जो गवर्नमेंट नोटिफिकेशन उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर होने वाली है, लेकिन EWS यहाँ पर प्रॉस्पेक्टिवली कैसे अप्लाई होगा उसके लिए यहाँ पर आगे की हेयरिंग होगी मार्च में। सेकेंड न्यूज़ है, इंडियाज़ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज़ प्रोजेक्टेड टू ग्रो 9.2% इन द करंट फाइनेंशियल ईयर। तो यहाँ पर फर्स्ट एडवांस एस्टीमेट्स आ गए हैं जिसको यहाँ पर रिलीज़ किया है एनएसओ ने, और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो इंडिया का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होने वाला है वो यहाँ पर 9.2% की ग्रोथ देख सकता है। आगे चलते हैं। यहाँ पर सेकंड पेज पर कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, हम यहाँ पर कुछ भी डिस्कशन नहीं करेंगे। द हाई एम्बिशन एंड लो रीच ऑफ पोल एक्सपेंस लिमिट्स। तो यहाँ पर कल मैंने आपको बताया था कि एक्सपेंडिचर लिमिट को रिवाइज कर दिया गया है, तो उसके क्या रीजंस है। तो यहाँ पर दो मेन इंपॉर्टेंट रीज़न ये है कि इलेक्टर्स में यहाँ पर बढ़ोतरी देखने को मिली है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्टर्स बढ़ गए हैं। दूसरी बात, यहाँ पर कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स के चलते यहाँ पर जो एक्सपेंडिचर लिमिट है उसको यहाँ पर रिवाइज किया गया है। कोविड है इसीलिए यहाँ पर डिजिटल कैंपेनिंग भी करनी पड़ती है, जिसके लिए यहाँ पर जो एक्सपेंडिचर लिमिट उसको यहाँ पर रिवाइज किया गया है। एक्सपेंडिचर लिमिट क्या होती है? तो एक्सपेंडिचर लिमिट रेफर्स टू द अमाउंट अ कैंडिडेट इज अलाउड टू लीगली स्पेंड ऑन इलेक्शन कैंपेनिंग। तो इलेक्शन कैंपेनिंग के ऊपर एक कैंडिडेट लीगली कितना स्पेंड कर सकता है वो होती है यहाँ पर एक्सपेंडिचर लिमिट। द नंबर ऑफ टोटल वोटर्स इन द कंट्री हैज़ इंक्रीज फ्रॉम 834 मिलियन टू 936 मिलियन नाउ। तो यहाँ पर जो इलेक्टर्स है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, वोटर्स बढ़ चुके हैं, जिसके चलते यहाँ पर गवर्नमेंट को मतलब बेसिकली पॉलिटिकल पार्टीज़ को ज़्यादा आउटरीच करनी पड़ती हैं, जिसके चलते यहाँ पर एक्सपेंडिचर लिमिट को और ज़्यादा रिवाइज करना पड़ रहा है। अब यहाँ पर बिग स्टेट्स में जो इलेक्शन कमीशन ने लिमिट है उसको बढ़ाकर यहाँ पर 40 लाख कर दी है। इसके अलावा यहाँ पर स्मॉल स्टेट्स के लिए 28 लाख कर दी है। कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स हैज़ गॉन अप फ्रॉम 240 इन फाइनेंशियल ईयर 2014-15 टू 317 इन करंट फाइनेंशियल ईयर। CFI क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है कि फॉल इन परचेजिंग पावर कितना हुआ है, कि परचेजिंग पावर में कितना फॉल हुआ है। तो क्वांटिटी ऑफ गुड्स दैट 1 यूनिट ऑफ मनी कैन बाय। तो 1 यूनिट में पहले 2014 में जितनी क्वांटिटी ऑफ गुड्स ली जा सकती थी उससे कम ली जा सकती है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर परचेजिंग पावर में फॉल हुआ है, इसके चलते यहाँ पर CFI बढ़ गया है। अगर कोई एक्सपेंडिचर लिमिट को ब्रीच करता है फिर क्या हो सकता है? तो सेक्शन 10 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 स्टेट्स दैट एन इनकरेक्ट अकाउंट और एक्सपेंडिचर बियॉन्ड द कैप कैन लीड टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ अ कैंडिडेट फॉर अप टू 3 ईयर्स। तो यहाँ पर जो कैंडिडेट है उसका डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है 3 साल तक के लिए, अगर यहाँ पर एक्सपेंडिचर लिमिट को यहाँ पर ब्रीच किया जाता है। बाकी यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे हम चलते हैं। नेक्स्ट, इंडिया चाइना मिलिट्री टॉक्स ऑन जनवरी 12। तो यहाँ पर कॉप्स कमांडर लेवल टॉक्स होंगी। अब कुछ एरियाज हैं जो अभी भी डिस्प्यूटेड हैं, जैसे कि हॉट स्प्रिंग्स रिमेन्स आउटस्टैंडिंग। इसके अलावा देपसांग प्लेन्स में जहाँ तक इंडियन ट्रूप्स पहले पेट्रोल कर पाते थे वहाँ तक नहीं कर पा रहे, तो इंडियन सोल्जर्स फ्रॉम एक्सेसिंग देयर ट्रेडिशनल पेट्रोलिंग लिमिट्स PP10, PP11, PP11A, PP12 एंड PP13। इसके अलावा यहाँ पर देमचोक में कुछ सो कॉल्ड सिविलियंस फ्रॉम द चाइनीज साइड उन्होंने यहाँ पर अपने टेंट को पिच कर दिया है ऑन द इंडियन साइड ऑफ द शार्डिंग नाला। तो ऐसा कुछ चाइना कर रहा है। तो यहाँ पर कुछ एरियाज़ हैं जो अभी भी डिस्प्यूटेड हैं, जैसे कि हॉट स्प्रिंग्स, इसके अलावा देपसांग प्लेन्स जहाँ पर ट्रेडिशनल पेट्रोलिंग पॉइंट्स को इंडिया एक्सेस नहीं कर पा रहा, और यहाँ पर देमचोक वाला एरिया है जहाँ पर चाइना ने के सो कॉल्ड सिविलियंस ने यहाँ पर अपने टेंट को पिच कर दिया है। आगे चलते हैं। पॉलिसी ऑन UCC इज़ फॉर लेजिस्लेटर्स टू डिसाइड नॉट कोर्ट। अब UCC आर्टिकल 44 में क्रिएट्स एन ऑब्लिगेशन अपॉन द स्टेट टू एंडेवर टू सिक्योर फॉर सिटीजन्स अ यूनिफॉर्म सिविल कोड्स। तो यहाँ पर आर्टिकल 44 के अंदर UCC की बात की गई है। तो यहाँ पर एक पटिशन फाइल हुई थी रिगार्डिंग द UCC। सेंटर हैज़ टोल्ड, इसमें सेंटर ने दिल्ली हाई कोर्ट को ये बोला कि ये जो मैटर है UCC का, ये इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स का काम है और इसमें कोर्ट को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। तो दैट इट इज़ अ मैटर ऑफ पॉलिसी फॉर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल टू डिसाइड एंड नो डायरेक्शन इन दिस रिगार्ड कैन बी इशूड बाय द कोर्ट। अभी जो मैटर है वो करेंटली पेंडिंग है लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के पास। इन व्यू ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ द सब्जेक्ट मैटर एंड सेंसिटिविटी इन्वॉल्व, अभी यहाँ पर थॉरो डिसीजन चल रहा है कि ब्लूप्रिंट बनाया जा रहा है, जिसके लिए यहाँ पर एक पेपर भी अपलोड किया गया था, कंसल्टेशन पेपर टाइटल्ड रिफॉर्म ऑफ फैमिली लॉ ऑन इट्स वेबसाइट ऑन August 31, 2018। उसके बाद वाइडर डिस्कशंस किए जा रहे हैं। दिस आर्टिकल इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट दैट इन मैटर्स ऑफ इनहेरिटेंस, राइट टू प्रॉपर्टी, मेंटेनेंस एंड सक्सेशन, सब में यहाँ पर कॉमन लॉ होना चाहिए इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन। तो आर्टिकल 44 डाइवर्स रिलीजन फ्रॉम सोशल रिलेशंस इन पर्सनल लॉ। सिटीजन्स बिलोंगिंग टू डिफरेंट रिलीजियस एंड डिनोमिनेशंस फॉलो डिफरेंट प्रॉपर्टी एंड मैट्रिमोनियल लॉज। तो अभी देखा जाए तो हिंदू कोड बिल अलग है, सबके यहाँ पर ये अलग है, तो उसको बेसिकली यहाँ पर यूनिफॉर्म कॉमन लॉ बनाया जाएगा सारे सिटीजन्स के लिए इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन। तो यहाँ पर पर्सनल लॉ सबके लिए सेम होंगे, रिगार्डिंग प्रॉपर्टी, मेंटेनेंस, एडॉप्शन, सक्सेशन सबके लिए यहाँ पर सेम होंगे। तो वही UCC है। बाकी आप UCC कंटेम्प्रेरी इशू है तो आप इसको यहाँ पर डिटेल में कवर कर लेना। आगे हम चलते हैं। यहाँ पर
2023 नेशनल वाटर अवार्ड दिए गए, जिसमें यहाँ पर यूपी ने टॉप किया। तो यूनियन जल शक्ति मिनिस्ट्री ऑन फ्राइडे अनाउंस द विनर्स ऑफ द नेशनल वाटर अवार्ड्स 2020 विद उत्तर प्रदेश गेटिंग फर्स्ट प्राइज इन द बेस्ट स्टेट कैटेगरी। बाकी यहाँ पर सेकंड राजस्थान रहा, थर्ड यहाँ पर तमिलनाडु रहा है। वैसे इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट अवार्ड नहीं है, तो आप नहीं भी याद रखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। केरला स्कूल में कोई सर और मैडम नहीं बोला जाएगा, सिर्फ टीचर बोला जाएगा। यहाँ पर जेंडर न्यूट्रल करने के लिए ऐसा किया गया है। तो गवर्नमेंट एडेड सीनियर बेसिक स्कूल एट ओलास्ट्री विलेज हैज़ बिकम द फर्स्ट स्कूल इन द स्टेट टू ब्रिंग इन जेंडर न्यूट्रलिटी इन एड्रेसिंग अ टीचर। द मूव कम्स क्लोज ऑन द हील्स ऑफ सेवरल स्कूल्स अडॉप्टिंग जेंडर न्यूट्रल यूनिफॉर्म्स। इसके अलावा यहाँ पर केरला के कुछ स्कूल्स थे जो कि यहाँ पर जेंडर न्यूट्रल यूनिफॉर्म को भी अडॉप्ट कर रहे थे। अब यहाँ पर सर और मैडम करके नहीं बोला जाएगा, यहाँ पर टीचर करके बोला जाएगा। तो वर्ड सर एंड मैडम आर अगेंस्ट जेंडर जस्टिस, टीचर शुड बी एड्रेस्ड बाय द डेजिग्नेशन नॉट बाय द जेंडर। इसके अलावा ये जो एड्रेस ऑफ सर है ये रेलिक है कॉलोनियल एरा का। तो कॉलोनियल एरा में यहाँ पर जब इंपीरियल ब्रिटिशर्स थे वो यहाँ पर सर यूज़ करते थे, लेकिन अब हम सर यूज़ नहीं करेंगे इस स्कूल में और यहाँ पर टीचर यूज़ किया जाएगा, जो कि जेंडर जस्टिस की तरफ एक स्टेप है। एन एफ फॉर दिस एग्ज़ाम। अब डी में देखा गया कि डी के लिए जो कट ऑफ्स थी वो बहुत ज़्यादा थी, 100% गई थी कट ऑफ्स। उसके बाद यहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी ने डिसीजन ये लिया है कि यहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा या तो दिल्ली यूनिवर्सिटी अपना खुद का एग्ज़ाम कराएगी। अब ऑथर ने बोला ये खुद का एग्ज़ाम कराना ये कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेगा। अब क्यों नहीं सॉल्व करेगा? द इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट ऑफ द डिसीजन वॉज द फैक्ट दैट अ डिसप्रोपोर्शनेटली लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम स्टेट्स लाइक केरला वर गेटिंग एडमिशन। अब यहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी का ये भी कहना है कि एक पर्टिकुलर स्टेट से ज़्यादा बच्चे आ रहे हैं, तो उसका मतलब ये है कि सबके बोर्ड के एग्जाम्स अलग होते हैं, क्राइटेरिया अलग होता है, कहीं लीनियंट मार्किंग होती है, कहीं टाइट मार्किंग होती है, जिसके चलते किसी पर्टिकुलर एक स्टेट के बच्चों को ज़्यादा बेनिफिट मिल जाता है। इसके बाद यहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी ने डिसाइड किया कि हम यहाँ पर कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कराएंगे, या तो हम खुद का करेंगे या तो हम सेंट्रल वाला यूज़ कर लेंगे। दीज रैशनल्स आर मिसलीडिंग, कट ऑफ्स हैव बिकम इनक्रेडिबली हाई। लेकिन कट ऑफ जो इनक्रेडिबली हाई उसका रीज़न ऑथर ने बोला है, जो अंडरलाइंग रीज़न है वो हमें सॉल्व करने की ज़रूरत है। अब अंडरलाइंग रीज़न क्या है? द प्रेशर ऑन दिल्ली यूनिवर्सिटी इज़ द प्रेशर ऑफ नंबर्स। तो यहाँ पर बहुत सारे बच्चे यहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर नंबर ऑफ सीट्स बहुत कम है। तो ये जो डिमांड है दिल्ली यूनिवर्सिटी इसको कम कैसे किया जा सकता है? तो यहाँ पर ऑथर ने कुछ सोल्यूशन दिए इसको कम कैसे किया जा सकता है। तो टू ईज द प्रेशर ऑन दिल्ली यूनिवर्सिटी यू नीड टू क्रिएट मोर हाई क्वालिटी इंस्टीट्यूशंस। तो यहाँ पर और ज़्यादा हाई क्वालिटी इंस्टीट्यूशंस बनाने की ज़रूरत है। लेकिन हाई क्वालिटी इंस्टीट्यूशंस बना के भी काम नहीं होगा। यहाँ पर प्रॉब्लम ये है, बच्चे इसीलिए हाई क्वालिटी इंस्टीट्यूशंस पर जाना चाहते हैं। उनको लगता है कि अगर मैं इस इंस्टीट्यूशन में जाऊँगा तभी मुझे यहाँ पर श्योर शॉर्ट जॉब मिलेगी, वरना मुझे जॉब नहीं मिलेगी। तो हाउ मच ऑफ द प्रेशर ऑन हाई एजुकेशन इज नॉट अ क्रिएशन ऑफ द एजुकेशन सिस्टम बट ऑफ द लार्जर जॉब मार्केट। तो अगर आप यहाँ पर 50 लोगों को एजुकेट करो, लेकिन आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटी सिर्फ 10 लोगों के लिए है, तो वहाँ पर ये जो बच्चे हैं ये उसी कॉलेज में जाना चाहेंगे जहाँ पर प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी उन 10 नौकरियों को पाने के लिए। तो हमें यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा क्रिएट करनी। उसके बाद यहाँ पर बच्चे ये नहीं सोचेंगे कि वो टॉप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जाए, उनको ये लगेगा बस उनको यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाए, फिर वो किसी भी कॉलेज में चले जाएँ। तो मोर इनक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी देयर इज इन द जॉब मार्केट, द हायर द सोशल एंड इकोनॉमिक स्टेक्स इन टॉप इंस्टीट्यूशंस। तो जितनी ज़्यादा इनक्वालिटी रहेगी जॉब मार्केट में, तब तक यहाँ पर जो टॉप इंस्टीट्यूशंस में बच्चे जाने के लिए एक होड़ रही, जिसके कारण यहाँ पर जो कट ऑफ है वो कट ऑफ ज़्यादा भी जाएगी। अगर आप एग्जाम भी कंडक्ट कराओगे तो उसकी कट ऑफ भी बहुत ज़्यादा हाई जाने लगेगी। तो बेसिकली यहाँ पर रीजनल यूनिवर्सिटीज़ को अपग्रेड करने की ज़रूरत है, मार्केट में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करने की ज़रूरत है। इसके अलावा यहाँ पर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको ज़्यादा ऑटोनॉमी देने की ज़रूरत है। यहाँ पर ऑथर ने एग्जाम्पल दिया है कुछ स्टेट्स के, जैसे कि यहाँ पर महाराष्ट्र है। तो महाराष्ट्र हैज़ प्रपोज दैट द हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर बी मेड प्रो चांसलर ऑफ ऑल यूनिवर्सिटीज़ एंड रेस्ट मोर कंट्रोल ओवर अपॉइंटमेंट्स। तो जहाँ पर स्टेट ऑटोनॉमी की बात करते हैं वहाँ पर स्टेट अपनी यूनिवर्सिटीज़ को तक तो ऑटोनॉमी दे नहीं रहे हैं। तो स्टेट्स डिमांड ऑटोनॉमी ऑल द टाइम, बट देयर इज़ नॉट अ सिंगल स्टेट गवर्नमेंट दैट इज़ अ क्रेडिबल अप्रोच टू पब्लिक यूनिवर्सिटीज़। नेक्स्ट है यहाँ पर कजाकिस्तान में बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट चल रहे हैं। तो एज ऑफ थर्सडे इवनिंग एटलीस्ट अ डजन सिक्योरिटी एंड पुलिस पर्सोनल हैव बीन किल्ड एंड ओवर 2000 प्रोटेस्टर्स अरेस्टेड। दीज नंबर्स आर लाइकली टू राइज ओवर द इंटरनेट। अभी तो इंटरनेट बंद कर दिया गया जिसकी वजह से लोगों के पास इन्फॉर्मेशन भी नहीं पहुँच पा रही है, लेकिन एक बार इंटरनेट रीस्टोर होगा तो हमें ये पता चलेगा कि कितने ज़्यादा यहाँ पर लोग मारे गए हैं। द प्रोटेस्ट इनिशियली पीसफुल एरप्टेड इन वायलेंस। तो पहले प्रोटेस्ट पीसफुल था, उसके बाद यहाँ पर वायलेंस होने लगा, फायरिंग होने लग गई। और ज़्यादातर यहाँ पर केसेस रिपोर्ट किए गए अलमाती में, जो कि कजाकिस्तान का लार्जेस्ट सिटी है। तो अलमाटी कजाकिस्तान लार्जेस्ट सिटी। इनको बेसिकली अभी तक गिनती के 2 प्रेसिडेंट मिले हैं। प्रेसिडेंट टोकायेव कॉल्ड फॉर मिलिट्री एड फ्रॉम द कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशंस। तो जैसे कि यहाँ पर नेटो है वैसे ही यहाँ पर CSTO है, जिसमें यहाँ पर रशिया के फॉर्मल सोवियत यूनियन के जो पार्ट थे वो कंट्रीज़ हैं। तो रशिया लेड सिक्योरिटी अलायंस ऑफ फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक्स एंड रशियन पीस कीपिंग ट्रूप्स आर नाउ रिपोर्टेडली प्रेजेंट इन द कंट्री। उसके बाद यहाँ पर रशियन ट्रूप्स कजाकिस्तान में पहुँच गई। प्रोटेस्ट इनिशियली तो फ्यूल प्राइसेस के बारे में थे कि यहाँ पर जो LPG का प्राइस है वो यहाँ पर दुगना हो गया था। क्विकली बिकेम डिमांड्स फॉर द आउस्टर ऑफ ओल्ड मैन। फिर यहाँ पर प्रोटेस्टर्स बात करने लगे कि यहाँ पर जो प्रेसिडेंट है नूर सुल्तान उनको यहाँ पर हटाया जाए। द लास्ट ऑफ सोवियत स्टाइल
हैज़ रूल्ड द कंट्री सिंस इट्स इंडिपेंडेंस फ्रॉम द यूएसएसआर टिल 2019। तो इससे पहले यहाँ पर जो नूर सुल्तान कंट्री को रूल कर रहे थे, 2019 तक उन्होंने रूल किया। उसके बाद उन्होंने जब पावर दी तो वो भी उनके सक्सेसर हैं और उनके ही आदमी माने जाते हैं। तो ऐसे में पावर सिर्फ एक ही इंसान के पास, आप ऐसा समझ सकते हैं। कजाकिस्तान द लार्जेस्ट एंड मोस्ट ऑयल रिच ऑफ द फॉर्मर यूएसएसआर एशियन रिपब्लिक्स। तो यहाँ पर बहुत ऑयल रिच कंट्री है, काफ़ी रिजर्व्स हैं, लेकिन उसके बाद भी ये आज तक ऑटोक्रेटिक रिजीम में ही फंक्शन कर रहा था, जिसकी वजह से यहाँ पर सिटीजन्स के राइट को कर्व किया गया। बहुत ही ज़्यादा अनइक्वल सोसाइटी है। जो वेल्थ इन्होंने गेन की ऑयल रिजर्व से, वो यहाँ पर इक्वली बांटी नहीं गई लोगों में। येट इट हैज़ बीन लार्जली सेकुलर, लेकिन अभी तक देखा जाए तो सेकुलर था, स्टेबल था। लेकिन अब हमें यहाँ पर प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है, उसकी वजह से यहाँ पर ऑयल के प्राइसेस भी बढ़ सकते हैं। अब इससे एक बात और इम्पॉर्टेंट समझ आ रही है कि रशिया को ही बुलाया गया। अब रशिया को ये बुलाया गया, इसका मतलब ये है कि रशिया अभी भी बहुत इंपॉर्टेंट है इन फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक्स में, जो इससे पहले यहाँ पर रशिया का पार्ट हुआ करते थे। तो कॉल फॉर रशियाज इंटरवेंशन ऑल्सो shows that despite Beijing's economic might, Moscow for good or ill continues to be the main security provider in the region। तो अभी भी यहाँ पर जो मॉस्को है वही मेन सिक्योरिटी प्रोवाइडर है। इन्फ्लेशन जो है, जब यहाँ पर कोविड-19 पैंडेमिक आया था तो यहाँ पर जो सेंट्रल बैंक है उन्होंने अकोमोडेटिव पॉलिसी का यूज़ किया। उनको ये लगा इन्फ्लेशन होगा, लेकिन इन्फ्लेशन यहाँ पर ट्रांजिटरी होगा। लेकिन ये जो इन्फ्लेशन, ये ट्रांजिटरी दिख नहीं रहा है, ये इन्फ्लेशन जो है ये लॉन्ग लास्टिंग हो चुका है। तो फर्स्ट द रिटर्न ऑफ इन्फ्लेशन हैज सर्ज टू रिकॉर्ड लेवल्स अक्रॉस मेजर इकोनॉमीज व्हिल मोस्ट सेंट्रल बैंक्स हैड एक्सपेक्टेड अ राइज, इट वाज एक्सपेक्टेड टू बी ट्रांजिटरी। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं जो इन्फ्लेशन वो लगातार बढ़ ही रहा है। सारी इकोनॉमीज में हमें इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा देखने को मिला। इसका एक रीज़न ये है सप्लाई चेन इशूज़ और लेबर शॉर्टेज। अब यहाँ पर जो माइग्रेंट्स गए वापस, वो वापस आए ही नहीं। अब लेबर मार्केट में जब माइग्रेंट्स की कमी हो गई, लेबर की कमी होगी, वर्किंग हैंड्स की कमी होगी। इसके अलावा यहाँ पर सप्लाई चेन इश्यूज़ हैं। डिमांड तो बढ़ी, लेकिन उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो सप्लाई चेन डिस्रप्शन है वो ठीक नहीं हो सके, जिसकी वजह से यहाँ पर डिमांड बढ़ी, सप्लाई कम थी, जिसके कारण हमें यहाँ पर इन्फ्लेशन देखने को मिला। तीसरी बात, सेमीकंडक्टर शॉर्टेज देखने को मिली, क्योंकि लॉकडाउन के समय सब कुछ बंद था, जिसके कारण यहाँ पर सेमीकंडक्टर का प्रोडक्शन नहीं हुआ। और बाद में जैसे ही डिमांड पेंटअप हुई, यहाँ पर सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज देखने को मिली, जिसके कारण यहाँ पर इन्फ्लेशन देखने को मिला। लेकिन ग्लोबल ट्रेड देखी जाए तो ग्लोबल ट्रेड में एक स्ट्रॉन्ग रीबाउंड देखने को मिला, विद द IMF एस्टिमेटिंग वॉल्यूम्स टू हैव ग्रोन बाय अराउंड 10%। इंडिया ने बहुत सारी स्कीम्स लॉन्च की हैं, जैसे कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, गति शक्ति फॉर मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन टू फाइनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन। तो इन सब में पोटेंशियल है कि क्राउड इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होगा। बेसिकली यहाँ पर जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है वो क्राउड आउट नहीं होगा, यहाँ पर क्राउड इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होगा। और इंडिया आने वाले समय में 2022 में इन्फ्लेशन तो रहेगा, लेकिन हमारी साथ साथ ग्रोथ भी होगी। ये हम डिस्कस नहीं करेंगे। वी द क्रिकेटर्स, पॉलिसी ऑफ ट्रेसपास, ये हम डिस्कस करेंगे। तो चाइनीज़ जो हैं वो हमेशा से एक्सपेंशनिस्ट सिविलाइजेशन रहे हैं। इससे पहले जो किंग डायनेस्टी थी, कोई भी वहाँ पर किसी ने भी इंडिया के साथ यहाँ पर जो बॉर्डर का इशू है वो कभी सॉल्व हो ही नहीं पाया। तो नथिंग एग्जाम्पलीफाइज दिस फैक्ट मोर देन द रिफ्यूजल ऑफ 3 सक्सेसिव चाइनीज गवर्नमेंट इन डेलिनेटिंग और डिमार्केटिंग द बाउंड्री विद आइदर तिब्बत और इंडिया। तो इससे पहले चाइना की कोई भी गवर्नमेंट रही, किसी के साथ भी, ना कि तिब्बत के साथ ना ही इंडिया के साथ बॉर्डर को डिलिनेट कर पाए। इतने टाइम से यहाँ पर बॉर्डर का इशू ही चल रहा है, बॉर्डर कभी यहाँ पर क्लियरली मार्क किया ही नहीं गया। लास्ट रेसिड्यू ऑफ द किंग डायनेस्टी वाज वाइप्ड आउट इन द 1911 रिवॉल्यूशन। तो यहाँ पर 1911 का रिवॉल्यूशन हुआ, उसके बाद यहाँ पर किंग डायनेस्टी का जो लास्ट रेसिड्यू था वो भी हट गया। फिर चाइना यहाँ पर रिपब्लिक बन गया। उसके बाद 1949 में रिपब्लिक को भी ओवरथ्रो कर दिया गया बाय द चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी, और आज तक तो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी ही है। ब्रिटिश आर्काइवल रिकॉर्ड से ये पता चल रहा है, इंपीरियल ब्रिटेन ने भी कोशिश की थी कि चाइना के साथ एक बाउंड्री फॉर्मुलेट हो जाए, लेकिन उस समय भी नहीं हो पाई थी। चाइना जो है वो किसी तरीके से भी यहाँ पर जो डिमार्केशन ऑफ बाउंड्रीज है वो करना ही नहीं चाहता, क्योंकि चाइना को अपने एक्सपेंशन को बढ़ावा देना है। तो अगर एक बार बाउंड्री डिमार्केट होगी तब तो चाइना ये जो एक्सपेंशन करता है वो नहीं कर पाएगा। तो चाइना को अपने एक्सपेंशन को बढ़ावा देना है, इसीलिए चाइना के अंदर एक टेंडेंसी कि वो कभी आपके साथ बॉर्डर डिमार्केट करेगा ही नहीं। तो चाइना इज अटेम्प्टेड टू यूज़ द सेम स्ट्रॉन्ग आर्म टैक्टिक्स विद बोथ इंडिया एंड भूटान। यहाँ तक कि चाइना ने भूटान को ये तक बोल दिया, इट हैज़ ऑफर्ड टू फोरगो इट्स क्लेम्स इन द लार्जर पार्ट्स ऑफ नॉर्थ भूटान, कि हम नॉर्थ भूटान में आपसे कोई एरिया नहीं मांगेंगे, लेकिन उसके ल्यू में आप हमें वेस्ट भूटान में एक एरिया दे दो और यहाँ पर हमें आप साक्तेंग सेंचुरी दे दो। तो बेसिकली भूटान के एरिया के साथ ये बोल रहा है कि एक एरिया आप खुद रख लो, दूसरा एरिया हमें दे दो। तो दिस मैग्नानिमिटी इज कैलकुलेटेड टू एक्सपेंड इन टू द चुम्बी वैली इन द साउथ। तो यहाँ पर जो चाइना है वो चुम्बी वैली इन द साउथ में और ज़्यादा एक्सपेंड करना चाहता है। Not only this, in its latest move, China has made a new claim on Sakteng Sanctuary in Bhutan, which may form a launchpad for future operations। तो यहाँ पर चाइना इसीलिए चाह रहा है कि भूटान की साक्तेंग सेंचुरी से मिल जाए, ताकि वो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, जिसको यहाँ पर चाइना बोलता है, उसका तवांग वाला रीजन है, वो हमसे ले सके। चाइना इज ऑल्सो स्ट्रेंथन इट्स कोलिशन विद पाकिस्तान। बाकी चाइना और पाकिस्तान तो बहुत ही ज़्यादा डीप फ्रेंड्स बन चुके हैं।
अब इसका रीज़न क्या हो सकता है, क्यों किया चाइना ने हमारे साथ स्टैंड ऑफ? तो इसके बहुत सारे प्लॉसिबल रीजंस बताए गए थे। पहला ये कि हमने 370 आर्टिकल को एब्रोगेट कर दिया। दूसरा ये कि हम बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट कर रहे थे, जिसके कारण यहाँ पर चाइना इनसिक्योर हो गया। तीसरा ये था कि जो इंडियाज़ आर्म्ड फोर्सेज हैं वो काफ़ी तेज़ी से मॉडर्नाइज हो रहे थे, इसीलिए ऐसा चाइना ने किया। ये पता नहीं चाइना ने ऐसा क्यों किया, वो चाइना ही जान सकता है चाइना ने ऐसा क्यों किया। इसके अलावा जो चाइना है वो अपनी मसल्स को फ्लेक्स कर रहा, साउथ चाइना सी में, ताइवान में, हर जगह साइमल्टेनियसली कर रहा है। इसके अलावा यहाँ पर चाइना ने लैंड बाउंड्री लॉ भी पास कर दिया है। चाइना एक और काम कर रहा है कि अपने सो कॉल्ड सिविलियंस को यहाँ पर ला रहा है उस एरिया में जो कि बॉर्डर एरिया है। तो लॉ फॉर्मलाइजेस एंड लीगलाइजेस चाइनाज जोग्राफिक creep towards तवांग, अरुणाचल प्रदेश एंड पार्ट्स ऑफ ईस्टर्न लद्दाख एंड क्रिएट्स कंडीशंस फॉर यूजिंग न्यूली कंस्ट्रक्टेड बॉर्डर विलेजेस क्लोज टू द एलएसी। तो यहाँ पर बॉर्डर विलेजेस यहाँ पर चाइना कंस्ट्रक्ट कर रहा है। अभी तो वहाँ पर सिविलियंस रह रहे हैं, लेकिन कभी यहाँ पर वॉर होगी तो चाइना उसको मिलिट्री पर्पस के लिए भी यूज़ करेगा। तो चाइना इज डन देयरफॉर इज कन्वर्टिंग अ टेरिटरी डिस्प्यूट। अब चाइना क्या कर रहा है यहाँ पर, अपने लोगों को सेटल करा के जो बॉर्डर्स का डिस्प्यूट है वो यहाँ पर ऐसा बना दे रहा है कि वहाँ पर लोग रह रहे हैं, तो उसके बाद ये सॉवरेनिटी का इशू हो जाएगा। तो वंस दीज विलेजेस क्रॉप अप एट सेलेक्टेड प्लेसेस अलोंग द एलएसी, चाइना विल अटेम्प्ट टू सेटल इट्स हान पॉपुलेशन इन द तिब्बतन रीजन्स, रिवर्सिंग एस्टैब्लिश्ड डेमोग्राफिक पैटर्न्स। तो यहाँ पर जो भी डेमोग्राफिक पैटर्न्स है उसको यहाँ पर चेंज करने की कोशिश कर रहा है चाइना, वहाँ पर हान पॉपुलेशन को बसा देगा, जिसकी वजह से यहाँ पर जो बॉर्डर सेटलमेंट है वो यहाँ पर इशू बन जाएगा लोकल पॉपुलेशन इन द बॉर्डर रीजन्स की। यहाँ पर तो पॉपुलेशन रह रही जिसके बाद यहाँ पर चाइना जो सॉवरेनिटी क्लेम करने लगेगा। तो इस इशू को मैं ध्यान देना कि चाइना यहाँ पर बॉर्डर विलेजेस बना रहा है, उसके बाद चाइना यहाँ पर अपनी पॉपुलेशन को भी सेटल करेगा। फिर यहाँ पर मैंने डुअल यूज़ विलेज का तो आपको इशू बता ही दिया था। रिगार्डिंग जीडीपी अर्ली एस्टिमेट्स, ये मैंने आपको बता दिया कि क्या प्रोजेक्शन रहने वाला है, 9.2% रहने वाला है। रियल जीडीपी क्या होता है, तो नॉमिनल जीडीपी माइनस इन्फ्लेशन रेट। जो भी बजट कैलकुलेशंस होते हैं वो यहाँ पर नॉमिनल जीडीपी को लेकर ही होते हैं। जीडीपी यहाँ पर कैलकुलेट किया जाता है ऑन द डिमांड साइड, लेकिन यहाँ पर जीवीए कैलकुलेट किया जाता है फ्रॉम द सप्लाई साइड। दैट इज बाई एडिंग अप ऑल द एक्सपेंडिचर दैट जीवीए प्रोवाइड्स अ पिक्चर ऑफ द इकॉनमी फ्रॉम द सप्लाई साइड। जीवीए क्या होता है, ग्रॉस वैल्यू एडिशन, तो जितना भी वैल्यू ऐड हुआ है बाय द डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकॉनमी, जैसे कि एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड सर्विसेज। पैरासीटामोल को नहीं लेना है कोवैक्सीन लेने के बाद, इसका रीज़न एक ये बताया है कि अगर इन्फ्लामेशन होता है तो ज़्यादा एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होती हैं, लेकिन अगर आप कोई एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग ले लो जैसे कि पैरासीटामोल, तो उसकी वजह से ज़्यादा एंटीबॉडी जनरेट नहीं हो पाती। तो बेसिकली वन कैन मेक बेटर एंटीबॉडी रिस्पॉन्सेज इफ देयर इज अ बिट ऑफ इन्फ्लामेशन। इफ वन गिव्स एन एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग इमीडिएटली आफ्टर वैक्सीनेशन, तो एंटीबॉडी रिस्पॉन्स जो है वो कम होगा। तो ऐसे स्टडीज़ मिले हैं कि अगर आपको थोड़ा इन्फ्लेशन होता है वैक्सीन लेने के बाद, तो आपको यहाँ पर एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स नहीं लेने चाहिए। अब सेवा पासपोर्ट सेवा कॉन्ट्रैक्ट क्या है, तो पासपोर्ट सेवा प्रोग्राम सॉ टीसीएस ट्रांसफॉर्मिंग द डिलीवरी ऑफ पासपोर्ट रिलेटेड सर्विसेज बहुत आसानी से लोगों तक पहुंच सकें, उसके लिए यहाँ पर पासपोर्ट सेवा प्रोग्राम था गवर्नमेंट का, जिसको यहाँ पर टीसीएस को जिसका यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट मिला था। तो वर्ल्ड क्लास एक्सपीरियंस डिलीवर्ड एट द टीसीएस रन पासपोर्ट सेवा केंद्र, तो ये आपको पता होना चाहिए। बाकी हम आगे चलते हैं। अनफेयर टर्म्स फॉर डिजिटल न्यूज़ पब्लिशर्स। तो यहाँ पर गूगल क्या करता है, डिजिटल न्यूज़ पब्लिशर्स के कॉन्टेंट को यूज़ करता है और उनको उसका को शेयर भी नहीं देता है। तो नंबर ऑफ कंट्रीज इंक्लूडिंग ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस एंड स्पेन हैव पास लेजिस्लेशन टू रिक्वायर टेक कंपनीज टू पे कंटेंट प्रोड्यूसर्स फॉर यूजिंग देयर कंटेंट। तो यहाँ पर कुछ कंट्रीज़ में ऐसे लॉ पास किए गए हैं कि जो भी कंटेंट क्रिएटर्स हो उनको यहाँ पर जो टेक कंपनीज हो उनको कुछ पे करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा इंडिया में नहीं देखा गया है। वो लोग कंटेंट क्रिएटर्स को पे नहीं करते हैं जैसे कि गूगल। इसके अलावा गूगल बहुत ही डोमिनेंट सर्च इंजन है, तो गूगल अपने टर्म्स के बेसिस पे यहाँ पर डील करता है। तो कंट्रीज एंटी ट्रस्ट रेगुलेटर हैज़ ऑर्डर्ड अ प्रोब इनटू अल्फाबेट इंक, जो कि यहाँ पर गूगल की पेरेंट कंपनी है, ओवर एलिगेशंस दैट द सर्च जायंट हैज़ इंडल्ज्ड इन अब्यूज ऑफ डोमिनेंस इन न्यूज़ एग्रीगेशंस। तो यहाँ पर जो गूगल है अपनी पोजीशन, जो उसकी डोमिनेंट पोजीशन उसका अब्यूज़ करता है और यहाँ पर अनफेयर टर्म्स के ऊपर कोई भी डील करता है विद द डिजिटल पब्लिशर्स। आगे चलते हैं हम यहाँ पर। कज़ाकिस्तान में यहाँ पर रशिया की आर्मी आ चुकी है। इसके अलावा कज़ाक प्रेसिडेंट ने वार्निंग दे दी है कि गोली चला देगी ये जो फोर्सेस हैं विदाउट वार्निंग। दिस इज़ अनचार्टेड टेरिटरी फॉर कज़ाकिस्तान। द कंट्री हैज़ सीन मेजर डेमोन्स्ट्रेशन बिफोर। 2016 में भी डेमोन्स्ट्रेशन हुआ था क्योंकि एक कंटेंशियस लैंड लॉ पास किया गया था। 2019 में भी यहाँ पर कंटेंशियस इलेक्शंस हुए थे, जिसमें यहाँ पर टोकायेव पावर में आए थे। लोगों ने बोला था इलेक्शंस रिग्ड है, तब भी वहाँ पर प्रोटेस्ट देखने को मिले थे। लेकिन इस साल जो प्रोटेस्ट हैं वो बहुत ही लार्ज स्केल हो रहे हैं। तो अगर यहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो हटती नहीं भी है, लेकिन तब भी डीप ट्रांसफॉर्मेशन तो यहाँ पर कज़ाकिस्तान की सोसाइटी में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। The authoritarian leader of Kazakhstan said on Friday that he had authorized the nation's security forces to fire without warning, कि बिना वार्निंग के आप यहाँ पर फायर कर सकते हो। अब गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पर अपने ही लोगों को क्रिमिनल्स बोल रही है, मर्डरर्स बोल रही है। तो व्हाट नेगोशिएशंस कैन देयर बी विद क्रिमिनल्स एंड मर्डरर्स, तो उनके साथ वो नेगोशिएट करने के लिए भी तैयार नहीं है। एंड ही अक्यूज द सपोजिडली फ्री मीडिया आउटलेट्स, और यहाँ पर गवर्नमेंट का कहना है कि फ्री मीडिया आउटलेट्स की वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं, ये अनरेस्ट जो फैल रहा है। जापान यूएस अब ज़्यादा कोऑपरेशन करेंगे चाइना को काउंटर करने के लिए। सिडनी पॉइटर, इनकी डेथ हो गई है। सिडनी पॉइटर
हुज पोर्ट्रेयल ऑफ डिटरमाइंड। अब इनके कौन कौन से वर्क्स हैं, इनको 1963 में मिला था एकेडमी अवार्ड, इसके अलावा इनको ऑस्कर भी मिल चुका है। इनको एकेडमी अवार्ड मिला था फॉर द 1963 फिल्म लिलीज ऑफ द फील्ड, मेड इन द फर्स्ट ब्लैक परफॉर्मर टू विन इन द बेस्ट एक्टर कैटेगरी। तो ये आपको पता होना चाहिए इनका नाम। आई होप आपको आज का न्यूज़पेपर समझ आ गया हो। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।